नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीएड, डीएड और सभी प्रकार के टेट्स के लिए उपयोगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनसीएफ 2005 की, जिसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो के अंत में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका जवाब दे करके आप अपने ज्ञान का मूल्यांकन स्वयं भी कर सकते हैं। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना वास्तव में पूरे देश की पाठ्यचर्या की रूपरेखा होती है, जो कि 2005 में आई थी, और यही वजह है कि इसको एनसीएफ या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले कि हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आइए हम जो है इसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ्यचर्या के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी शब्द पाठ्यचर्या, जिसका अंग्रेजी करिकुलम होता है, वह जो है वो लैटिन शब्द क्यूरेरे से बना है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। वास्तव में पाठ्यचर्या जो है वो किसी भी शिक्षण संस्थान के व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भाग होता है। तो किसी भी शिक्षण संस्थान को व्यवस्थित ढंग से चलाने में या संचालित करने में पाठ्यचर्या की काफ़ी अहम भूमिका होती है। जिस प्रकार फसल उगाने में सिंचाई की भूमिका होती है, एक मनुष्य के शरीर में रक्त की भूमिका होती है, वही रोल जो है शिक्षण संस्थान में एक पाठ्यचर्या की होती है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये पाठ्यचर्या है क्या? तो किसी भी निर्धारित समय में शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षण संस्थान द्वारा जितने भी तरह के शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कार्य या क्रियाकलाप छात्रों के द्वारा कराया जाता है, वो सभी के सभी जो है पाठ्यचर्या या करिकुलम कहलाते हैं। ये क्लासरूम के अंदर भी की जाती है और बाहर भी। लेकिन हम अगर सिलेबस की बात करें, जिसे पाठ्य विषय वस्तु या पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, ये वास्तव में पाठ्यचर्या का ही एक छोटा सा भाग होता है, जिसका क्षेत्र पाठ्यचर्या की अपेक्षा छोटा होता है। और ख़ास करके ये जो है क्लासरूम के अंदर में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु होती है। ठीक है। जो अगर हम कार्यक्षेत्र की बात करें तो पाठ्यचर्या का जो है वो क्षेत्र बड़ा होता है और सिलेबस का क्षेत्र छोटा होता है। क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है कि पाठ्यचर्या और सिलेबस में क्या अंतर है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक है। अब आइए हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के बारे में, वो क्या था, उसमें क्या सिफारिशें दी गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हुआ ये था कि 2005 के पूर्व की जो प्राचीन या पारंपरिक पाठ्यचर्या थी, वह सभी शिक्षण संस्थानों, छात्रों और छात्रों के जो माता पिता या अभिभावक थे, उनके लिए तनाव एवं बोझ का कारण बन गई थी। मोटी मोटी किताबें, लंबे चौड़े पारंपरिक पाठ्यचर्या के कारण तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था को जो है लोग बोझ वाली शिक्षा कह के पुकारने लगे थे। क्योंकि बच्चे का जितनी उसकी उम्र नहीं होती थी, उससे ज़्यादा बोझ जो है उनकी किताबों या वस्तुओं का होता था। उस पारंपरिक पाठ्यचर्या के कारण जो है वो शिक्षा की जो गुणवत्ता थी और शिक्षा के जो उद्देश्य थे, उन दोनों के बीच में गहरी खाई आ गई थी। ऐसे ही समय में जो है रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध प्रकाशित हुई, सभ्यता एवं प्रगति, जिसमें बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देने की या बच्चों को जो है उनकी मासूमियत के बारे में जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए तत्कालीन जो पाठ्यचर्या थी उस पर कटाक्ष किया गया था, व्यंग्य किया गया था। इसी समय में ही जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पूरे देश में जो है लागू की गई, और उसमें ये सिफारिश की गई थी कि पूरे स्कूल में समान पाठ्यचर्या चलाई जाए।
देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर जो है सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा थी वो 1988 ईस्वी में तैयार की गई थी पूरे राष्ट्र स्तर पर, ठीक है, जो कि लागू की गई थी। लेकिन वो जो है वो बच्चों का जो बोझ था, पुस्तकों का जो बोझ था, उसको कम नहीं कर पाई। और उसी में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही जो है वो हर 5 साल में एनसीएफ की पुनर्समीक्षा की भी बात कही गई थी। यही वजह थी कि एमएचआरडी ने 1975 और 1988 और 2000 के बाद फिर से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना में एक बार पुनर्समीक्षा या बदलाव करने की जो है वो ज़रूरत महसूस की। यही वजह, इसी के कारण जो है चौथी बार 2005 में जो है पारंपरिक पाठचर्या में सुधार करने की आवश्यकता जो है एमएचआरडी ने महसूस की, और जिसका परिणाम था राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005, जो कि अभी तक के जितने भी स्कूली शिक्षा से संबंधित दस्तावेज है या स्कूली शिक्षा पाठचर्या में सुधार से संबंधित जो सबसे नवीनतम और आधुनिक दस्तावेज या कागजात मानी जाती है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, या आप बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसकी पहल पर एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भी कहते हैं, तो उनके द्वारा जो है वो एमएचआरडी ने आदेश दिया और एनसीईआरटी ने क्या किया, उसको संशोधित करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में जो है 1993 ईस्वी में जो प्रोफेसर यशपाल की जो शिक्षा के नाम पर जो बच्चों के बढ़ते हुए बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए एक दस्तावेज प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था बिना बोझ की शिक्षा। तो उससे प्रभावित होकर के एनसीईआरटी की निगरानी में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक 35 सदस्यीय राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया और उसी को जो है राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना के या उसकी रूपरेखा को तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया, जिसमें कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई शिक्षाविद, अध्यापक, मनोवैज्ञानिक एवं विषय विशेषज्ञ सम्मिलित थे। लेकिन अध्यक्षता जो है वो प्रोफेसर यशपाल के द्वारा की जा रही थी। इस कमेटी में जो है वो प्रोफेसर यशपाल के अलावे आचार्य राम मूर्ति, डॉक्टर शैलेश एस राली, प्रोफेसर अरविंद, डॉक्टर विजय झूले, डॉक्टर CS नागराजू जैसे कई सदस्य थे। ये सभी विद्वान सदस्य थे। तो उन्होंने जो है इस कमेटी ने, राष्ट्रीय संचालन समिति ने जो है वो क्या किया, तो इन्होंने जो है राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की रूपरेखा तैयार की। लेकिन इसे लागू करने में, इसे सफल बनाने में जो है वो SCERT और डायट, इन दोनों की काफ़ी अहम भूमिका रही। डायट जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और SCERT जो कि स्टेट लेवल जो है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। मैं ये फुल फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है उन्होंने इस पूरे पाठचर्या को पूरे देश में लागू करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इस जो राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना 2005 थी, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि शिक्षा को प्रगतिशील बनाने पर, शिक्षा को छात्र केंद्रित बनाने पर, लचीली और शिक्षार्थियों को जो है सक्रिय भागीदारी द्वारा स्वयं करके सीखने पर जोर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि छात्र केंद्रित पाठचर्या को तैयार करना ताकि बच्चों का जो है उनके अध्ययन के प्रति उनके अंदर में रुचि उत्पन्न हो।
शिक्षकों के अंदर में आत्मविश्वास का विकास करना और ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना जिससे कि शिक्षकों के अंदर में आत्मविश्वास का विकास हो, और ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना जिससे कि राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य थे। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके इस संचालन समिति ने मुख्य रूप से 21 बातों पर फोकस किया। ठीक है, और फोकस करने के बाद उसमें सुधार करने की सिफारिश की, जिसमें कि मुख्य रूप से जो है वो तत्कालीन पाठचर्या में बदलाव करना, शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करना, भारतीय भाषाओं में शिक्षण प्रदान करके उनको उसको प्रोत्साहन देना, हस्तशिल्प, कार्य शिक्षा, कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, परीक्षा प्रणाली में सुधार, ये सब कई सारी बातें थी जिसमें 21 बातों, मुख्य रूप से ये 21 बातें थी। इन 21 बातों को ध्यान में रख करके ही जो है वो राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, अब जो है हम लोग देखते हैं इसके कुछ प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत थे, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति जो थी वो मुख्य रूप से कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रख करके कार्य कर रही थी, जो कि निम्नलिखित थे। पहला, ज्ञान को सिर्फ स्कूल शिक्षा तक नहीं बल्कि स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ करके और कार्य किया जाए। मतलब क्या था कि विद्यालय ज्ञान जो थी, विद्यालय ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से भी जोड़ने लायक बनाना, ये इसका प्रमुख सिद्धांत था। दूसरा था कि पढ़ाई को जो है वो रटंत प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, पहले जो सिलेबस था वो इतना लंबा चौड़ा था, इतनी मोटी किताबें थी कि बच्चे का जो सिलेबस था वो निर्धारित समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता था। और यही वजह था जो बच्चा जो पार्ट सिलेबस का जो पार्ट बच जाता था उसको बच्चे रट लेते थे, उनको समझते नहीं थे। तो इसी वजह से जो है उसको सिलेबस को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक ऐसी पाठचर्या का निर्माण करने का आदेश दिया गया जिसमें कि कम से कम शब्दों में बच्चे अधिक से अधिक समझ सके और वो निर्धारित समय पर भी फिनिश हो जाए। तो इसी कारण से जो है ये जब वो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार की जा रही थी तो उसमें जो है ये ध्यान रखा गया कि इसको रटन प्रणाली से मुक्त बनाया जाए। तीसरा था कि पाठचर्या को सिर्फ पाठ्य पुस्तक केंद्रित ही नहीं रखना है बल्कि उसको जो है व्यवहारिक जीवन में वो काम भी आए वैसा बनाना। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका जो सिद्धांत था कि परीक्षा को जो है परीक्षा जो प्रणाली थी उसको लचीला बना करके क्लासरूम के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उसको बाहरी गतिविधियों से जोड़ने वाली बनाना। पांचवा था कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना। छठा था कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थियों को तैयार करना। और सातवां था कि संवैधानिक मूल्यों जैसे कि धर्मनिरपेक्षता हो गया, सामाजिक समानता हो गई, सामाजिक न्याय हो गया, तो ऐसे जो संवैधानिक मूल्य हैं, प्रजातांत्रिक मूल्य थे, उन सबको प्रोत्साहित करने वाली एक पाठचर्या का निर्माण करना। तो इन प्रमुख सिद्धांतों या मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पे राष्ट्रीय पाठचर्या संरचना में जो है कुछ उसकी जो कमेटी थी, संचालन कमेटी थी, उन्होंने कुछ सिफारिशों या सुझाव को दिया, सिफारिशें दी, कुछ सुझाव दिए जिसको रिकमेंडेशंस भी बोला जाता है। तो उस रिकमेंडेशंस को जो है उसके आधार पे जो है पूरी राष्ट्रीय पाठचर्या को तैयार की गई, जिसमें पहला था कि कक्षा में जो वातावरण है उसको जीवंत बनाया जाए। ठीक है, दूसरा था कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षण सूत्रों जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि ऐसे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग अधिक से अधिक हो पाए, ऐसी पाठचर्या का निर्माण किया जाए। तीसरा था कि सहशैक्षिक कार्यों या गतिविधियों में अभिभावकों को भी जोड़ा जाए, ऐसी पाठचर्या का निर्माण हो।
चौथा था कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मातृभाषा के अधिकतम उपयोग का भी ध्यान रखा जाए। फिर था कि मोटी किताबों की जगह पे जो है कम शब्दों में अधिक बातों को समझाने वाली और वास्तविक जीवन से संबंधित पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाए, जो कि बच्चों के अंदर में सकारात्मक चिंतन और मौलिक कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे, मौलिक लेखन शक्ति को भी बढ़ावा दे। तो ये थे मुख्य रूप से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से संबंधित प्रमुख बातें। अब आइए हम लोग कुछ इससे संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला है एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, एनसीएफ का फुल फॉर्म है ए नेशनल करिकुलम फेडरेशन, बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सी नेशनल चिल्ड्रन फ्रेमवर्क और डी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सॉरी नेट करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से मानी जाती है? ए करिकुले, बी क्यूरेरे, सी कुरकुरे और डी करिकुला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरेरे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना की रूपरेखा मतलब जो है वो कब तैयार की गई थी? राष्ट्रीय स्तर पर 1975 में, 1988 में, 2000 में या 2005 में? तो सर्वप्रथम जो है 1988 में तैयार की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर 1988 में तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एनसीएफ 2005 के राष्ट्रीय संचालक समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर अरविंद, आचार्य राममूर्ति, डॉक्टर विजय झूले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 का उद्भव किस निबंध से माना जाता है? सभ्यता एवं प्रगति से, सभ्यता एवं संस्कृति से, सभ्यता एवं उन्नति से, सभ्यता एवं पाठ्यक्रम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सभ्यता एवं प्रगति से, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक निबंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अधिकतर बीएड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 6 एनसीईआरटी का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, नेशनल करिकुलम फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1993 ईस्वी में बिना बोझ की शिक्षा दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया या प्रस्तुत किया गया? ए प्रोफेसर यशपाल के द्वारा, बी प्रोफेसर अरविंद के द्वारा, सी आचार्य राममूर्ति और डी डॉक्टर विजय झूले। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। इन्होंने ही जो है बिना बोझ की शिक्षा दस्तावेज को 1993 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या का निर्माण करना, पाठ्यचर्या को रटन प्रणाली से मुक्त करना, ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा उपयुक्त सभी। ये सभी जो है इसके प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत थे। नेक्स्ट है, एमएचआरडी का फुल फॉर्म है या पूर्ण नाम है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हार्ट रिसोर्स डेवलपमेंट, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्टेंस इंडियन इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, डिसेबल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डेंटल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SCERT का फुल फॉर्म है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट एंड सेंट्रल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्टेट कमीशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।